नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कुछ भिन्न टॉपिक पर बात करेंगे। वो है देश से संबंधित। देश की जो सुरक्षा है वो है आंतरिक सुरक्षा, एक बाहरी सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा के आज हम लोग कुछ जिम्मेदार कारकों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इसे समझना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती है और इसकी संख्या बढ़ रही है, पहले की तुलना में बढ़ रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे में नक्सलवादी की भावनाएं, आतंकवाद की भावनाएं, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इनको समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि देश के जो आंतरिक सुरक्षा है उनके जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसी भी देश की दो सुरक्षाएं हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तौर पर। सबसे पहला तो ये कि इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का रखवाला कौन है भारत में? गृह मंत्रालय। और बाहरी सुरक्षा का रखवाला कौन होता है? रक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा कि देश में जितने भी आंतरिक संबंधी मामले होंगे वो कौन देखेंगे? गृह मंत्रालय, यानी भारत सरकार के जो गृह विभाग है वो इन मैटर को देखेंगे। इसके बाद जो बाहरी सुरक्षा है, सीमा विवाद, सैनिक सबको लेकर, सेना सबको लेकर, ये कौन देखेंगे? रक्षा मंत्रालय देखेंगे। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनमें कि आखिर मैटर को कौन कौन सॉल्व करता है। तो डिफेंस से संबंधित जो भी चीज़ें होगी वो कौन आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय के अधीन आ जाएगा। और देश के जो आंतरिक मामला है वो गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। जैसे हाल ही में अभी असम और मिजोरम का विवाद चल रहा है, सीमा विवाद, काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। ये बहुत पुराना विवाद है ऐसे, लेकिन चल रहा है। तो ऐसे में इसको कौन सुलझाएगा? तो गृह मंत्रालय सुलझाएगा। चलिए आगे समझते हैं। देश के जो आंतरिक सुरक्षा है उनके जिम्मेदार कारक 5-7 ठो है, उनको हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहला गरीबी। गरीबी तो हम लोग जानते ही हैं कि देश में आज भी 50% लोग क्या है? गरीबी में हैं, इनसे ज़्यादा ही गरीबी में हैं। और दूसरा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी एक तरफ से गरीबी में ही है, क्योंकि उनके बीच और अमीरों के बीच की दूरियां क्या है? काफ़ी बढ़ रही है। इनके बीच नक्सलवादियों की भावना, देश में गलत तरह की भावना हमारे देश में अब जन्म ले रहे हैं। क्योंकि कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि गरीब गरीब होते गए और अमीर अमीर होते गए। तो इस तरह के कंडीशन में सभी प्रभावित हुए, लेकिन इस तरीके से सभी नहीं कह सकते हैं, तो फिर भी गरीब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा भारत देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि बेरोजगारी को दूर करना ये सरकार की काम है, ना कि जनता की। जनता इसके लिए परेशान ना हो, लेकिन सरकार इसके लिए परेशान हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, सरकार परेशान नहीं है लेकिन जनता बहुत परेशान है। ये बात आप समझ लीजिए। बेरोजगारी एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग जानते हैं कि देश में बेरोजगारी के लिए हर साल कोई ना कोई आंदोलन होता है। अगर आंदोलन हो रहा है तो उसमें बहुत चीज़ें प्रभावित होती है। जैसे सड़क जाम कर दिया जाता है तो सड़क से जाने वाली चीज़ों को प्रभावित किया जाता है। दूसरा, किसी भी सार्वजनिक चीज़ें जिनको नष्ट कर दिया जाता है, जैसे रेल संबंधी जो भी चीज़ें हैं जो सार्वजनिक हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, मतलब तोड़फोड़ कर दिया जाता है। एक तीसरा सबसे बड़ा हो सकता है अशिक्षा। अशिक्षा इसलिए क्योंकि अशिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत देश का। और यहाँ पर डिग्रियाँ जो है ना जरूरी हो गया है, ना कि नॉलेज जरूरी है। डिग्रियाँ जरूरी है, समझ लीजिए भारत देश का ये कंडीशन है। पहले अपने देश के इतिहास में क्या होता था कि एग्जाम नहीं लिया जाता था, आपको कुशल परीक्षण देखा जाता था कि आप कैसे कार्य करते हैं, उनके आधार पर आपको कुछ किया जाता था, कि मान्यता दिया जाता था कि आप इन योग्यता के आधार पर हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, आप एग्जाम दो, इसके आधार पर आपको योग्यता चुना जाएगा। तो ये अशिक्षा का जो मैटर है ये बहुत बड़ा मैटर है। समझदारी, संस्कृति, शिक्षा का सही उपयोग, ये एक व्यक्ति के अपने अंदर की जागृति है, ना कि एक अलग तरीके से। सिंपल समझिए, अशिक्षा कहने का मतलब ये है हमारा तात्पर्य कि किसी भी काम, जैसे आंदोलन होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था तो उसमें मीडिया वालों ने कई ऐसे आदमियों से पूछा कि आप बताइए हमें कि आपने क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, इसके लिए आए हैं। तो क्यों, क्या गलत है आपको लग रहा है? तो नहीं गलत है, नागरिकता हमारे लिए गलत है, ये इसलिए हम आए हैं। कुछ बता सकते हैं आप नागरिकता के बारे में? नहीं गलत है, बस इतना जानते हैं। तो ये क्या है? एक अशिक्षा जो है सबसे बड़ी मैटर है। इसके बाद आती है असमानता एवं असंतुलित विकास। असंतुलित विकास मतलब क्या हुआ
कि कोई ऐसा वर्ग जो क्या है विकास के राह पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। मतलब सिंपल समझिए, नहीं कहा जाता है जो मतलब गरीब गरीब बनो अमीर अमीर बनो, तो वही यहाँ पर भी समस्या है। मार्क्सवाद ने सही जवाब दिया था कि जब तक आपका शोषण होगा तब तक आप गरीब हैं। आप अपने आप को जब तक नहीं बचाएंगे तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यही एक बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए क्या होता है, डिबेट्स चलती है, चुनौतियाँ चलती है, मार झगड़ा लफड़ा, ये सब इसी का एक रूप है। इसके बाद एक है नक्सलवाद। नक्सलवाद शब्द सुनने में ऐसे आपको लग रहा होगा कि ये नक्सल मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन नक्सलवाद का उद्देश्य क्या था पता है आपको? इसका उद्देश्य था सामाजिक में, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में समानता का जन्म देना, समता का जन्म देना। नक्सलवाद का उद्देश्य ये रहा। हम लोग जानेंगे 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में नक्सलवारी में इसकी शुरुआत करी गई थी। नक्सलवाद में मतलब नक्सलवाद की। और ये कैसे शुरुआत हुई? तो दार्जिलिंग में चाय की खेती होती थी और वहीं पर उनसे ज़्यादा कार्य करवाया जाता था और पैसा कम दिया जाता था। तो इनके विरुद्ध वहाँ के एक लीडर ने खड़ा हुआ और आंदोलन चलाया, तो वहीं से नक्सलवादी का जन्म लिया। जैसे आप नक्सलवादी के भी नकारात्मक प्रभाव है। अब ये कि मान लीजिए कि उनका कोई क्षेत्र है, वहाँ पर कोई सरकारी कामकाज करने के लिए आता है, तो अब क्या होता है, उनका विरोध होता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे सड़क बनाया तो आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पर नक्सलवादियों ने सड़क को ढा दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके के ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। ये जरूरी नहीं कि उस समय स्थापना करने की थी किसकी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समता की। ऐसा होता है देश में कि क्या करते हैं, जो गुंडा लफुआ लुच्चा है, चोर डकैत है, उनके साथ मिल जाते हैं पुलिस वाले, दोनों का ताश घाँच हो जाता है। अब जब ये ताश घाँच हुआ तो वो मनमर्जी अपना काम करता है और ये मनमर्जी करता है, तो दोनों क्या होता है, फंस जाता है। ये एक सबसे बड़ा मैटर है आंतरिक सुरक्षा का। हम लोगों ने खंड बाय खंड करके इनको समझा है। याद रखिए, इंटरनल सिक्योरिटी कौन रखेगा भारत देश की, गृह मंत्रालय। एक्सटर्नल सिक्योरिटी कौन रखेगा, रक्षा मंत्रालय। और इन्हीं से जुड़ी हुई सभी बातों को हमने देखा। हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में अभी हम लोग भाग 5 को पढ़ते। आज हम लोग नहीं पढ़ पाए तो कल के वीडियो में हम लोग उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है।